हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हुमराज लर्निंग। इस वीडियो में हम यूपीएससी सीडीएस 1 2020 में पूछे गए जनरल नॉलेज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये बेसिकली सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में भी हमने सीडीएस में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस किया था। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, when air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turns milky. This is due to the presence of. When air is blown from mouth, जब मुंह से हवा छोड़ी जाती है किसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें एक लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर एक मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है या ऐसा किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? क्या वो वाटर वेपर की प्रेजेंस से होता है, या वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस से होता है, या वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस से होता है, या वो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस से होता है? जैसे हम सबको पता है, एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑल इनहेल ऑक्सीजन। हम अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और हम अपने बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं, मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया व्हेन एयर इज़ ब्लोन आउट फ्रॉम माउथ, हम मुंह से क्या हवा को बाहर निकाल रहे हैं, एयर इज़ ब्लोन आउट। तो ऑब्वियसली जब हम हवा को बाहर निकाल रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो हियर द आंसर शुड बी सी। Means due to a presence of the carbon dioxide, the lime water turns milky. So here the option is C, and due to the presence of the carbon dioxide. I hope आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। So our next question is, which one of the following is the energy currency for cellular process? इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक एनर्जी करेंसी का काम करता है सेलुलर प्रोसेस में? सेल के अलग अलग प्रोसेस के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो इसमें एज ए एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है। क्या वो ग्लूकोज है, या फिर एटीपी है, या एडीपी है, या वो पायोविक एसिड है? सो हियर करेक्ट आंसर इज बी, एटीपी। एटीपी एक्ट एज अ एनर्जी करेंसी फॉर द सेलुलर प्रोसेस। जैसे कि हमको पता है कि सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, तो एनर्जी के लिए या वो एनर्जी की जो नीड है वो कौन प्रोवाइड करता है? एटीपी प्रोवाइड करता है। एनर्जी जो होती है वो एटीपी में ट्रैप्ड होती है और उस एनर्जी का इस्तेमाल सेल करते हैं अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। So next question is, Mahatma Gandhi Dandi March, a great event in Indian freedom struggle, was associated with. जो महात्मा गांधी, जो कि हमारे फादर ऑफ द नेशन भी हैं, उन्होंने एक दांडी मार्च निकाला था ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के समय। तो ये जो उनका दांडी मार्च था वो इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है? क्या वो आयरन के साथ एसोसिएटेड है, या वो सोडियम क्लोराइड के साथ एसोसिएटेड है, या सल्फ़र के साथ एसोसिएटेड है, या वो एल्यूमिनियम के साथ एसोसिएटेड है? तो अगर आपको हिस्ट्री की थोड़ी भी नॉलेज होगी तो दांडी मार्च बेसिकली जो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था किसके लिए? सॉल्ट के राइट के लिए। वो ये चाहते थे कि जो सॉल्ट है उस पर इंडियंस का अधिकार हो। तो इसमें सॉल्ट तो कहीं दे नहीं रखा, तो इस जैसे हमें पता है सॉल्ट का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, मीन्स NaCl होता है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड दे रखा है, तो हमारा सोडियम क्लोराइड क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सॉल्यूशन इज बी, दैट इज सोडियम क्लोराइड, NaCl। So our next question is, which one of the following is the first enzyme? इसमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि खाने के साथ मिक्स्ड होता है? फर्स्ट एंजाइम है जो कि खाने के साथ मिक्स्ड होता है इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि हमारे खाने के साथ मिक्स होता है और हमारे खाने को डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। क्या वो ट्रिप्सिन है, या सेलुलोज है, या पेप्सिन है, या अमाइलेज है? तो जो पहला एंजाइम है जो कि हमारे फूड के साथ मिक्स होता है इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दैट इज़ अमाइलेज।
अमाइलेज वो एक एंजाइम है जो कि खाने के साथ मिक्स होता है और खाने के डाइजेशन में हेल्प करता है। सो हियर द सॉल्यूशन इज डी एंड इट अमाइलेज हेल्प इन द केमिकल प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। ये हमारी एनसीईआरटी क्लास 10th में एक पूरा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें एकदम अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक। जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू द एयर। जब भी हम किसी भी सिल्वर आर्टिकल्स को हवा में छोड़ते हैं कुछ देर के लिए, तो सिल्वर आर्टिकल कैसे हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। तो वो ब्लैक क्यों होते हैं? तो जैसे हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, सिल्वर गेट ऑक्सीडाइज टू सिल्वर ऑक्साइड। जो सिल्वर होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो क्या बना लेता है, सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है। सिल्वर गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म सिल्वर ऑक्साइड। या सिल्वर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और वो एक कोटिंग बना लेता है, किसकी, सिल्वर कार्बोनेट की कोटिंग बना लेता है, जिसकी वजह से सिल्वर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। या फिर ये सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, एक सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बना लेता है। या फिर डी, सिल्वर जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, जो कि एयर में प्रेजेंट है, और बना लेता है सिल्वर नाइट्रेट, जिसकी वजह से जो सिल्वर है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। सो हमारा कौन सा आंसर सही है? तो यहाँ पे हमारा जो सी वाला आंसर है वो एकदम सही है। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम when exposed to the air. This is due to reaction with the sulfur in the air. It form a coating of silver sulfide. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिल्वर क्या करता है, वो एक कोटिंग बना लेता है सिल्वर सल्फाइड के साथ जब वो एयर में सल्फर के साथ रिएक्ट करता है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी। और वो क्या बना लेता है, एक कोटिंग बना लेता है सिल्वर सल्फाइड की। देखिए ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है? क्या वो इंफ्रारेड रेडिएशन है, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, या रेडियो वेव्स हैं, या वो विजिबल लाइट है? सो here the correct answer for this question is the radio wave। जो रेडियो वेव है वो इस्तेमाल किया जाता है for the satellite communication। तो बेसिकली दो प्रकार की वेव हैं, एक है रेडियो वेव्स और एक है माइक्रोवेव्स, जिनका इस्तेमाल सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। रेडियो वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द चार्ज इन कंडक्टिंग वायर्स। Radio waves and microwaves are used in the radio and television communication system। जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली 500 किलो हर्ट्ज से लेके 1000 मेगा हर्ट्ज तक होती है। जैसे आप अपने टीवी में न्यूज़ देखते हैं, कार्टून देखते हैं, ये आप किसकी वजह से देख पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स हैं, वो हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये भी क्लास 10th की एनसीईआरटी में डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसे मैंने बताया यह ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, रेडियो वेव माइक्रोवेव, इसका इस्तेमाल हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट में करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is the correct sequence of organs that occur in the path of urine flow in human body। तो ये जो हमें कुछ सीक्वेंस दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा इसमें जो सीक्वेंस है वो करेक्ट है, किसके लिए, जो हमारी यूरिन फ्लो होती है हमारी बॉडी में वो किस किस बॉडी के जो पार्ट्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन है उसके थ्रू होते हुए बॉडी से बाहर निकलती है। तो क्या हमारा पहला वाला करेक्ट है, या हमारा दूसरा करेक्ट है, या तीसरा करेक्ट है, या चौथा करेक्ट है?
आपको इसमें बस सीक्वेंस बताना है, एक ऑर्डर बताना है जिसके थ्रू हमारा जो बॉडी का यूरिन है वो पास होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से। सो जैसे आप लोगों ने आंसर गेस कर ही लिया होगा। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ए। जो हमारी यूरिन है वो फ्लो होती है किडनी से, फिर उसके बाद वो जाती है यूटेरन में, फिर यूरेनी ब्लैडर में, फिर लास्ट में वो यूथेरा में जाती है, जिससे वो बॉडी से बाहर निकलती है। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी में इसको, ये जो सीक्वेंस है यूरिन के फ्लो का वो दिखाया गया है। ये देखिए, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं बेसिकली क्लास 10th की एनसीईआरटी का ही है। इसमें जो यूरिन फ्लो है वो किस तरीके से फ्लो होती है वो दिखाया गया है। जैसे हमारे क्वेश्चन में बताया गया, सबसे पहले वो क्या, किडनी के बाद फिर वो कहाँ जाती है, यूट्रेरन में, फिर यूरेनी ब्लैडर में, और लास्ट में वो कहाँ जाती है, यूथेरा में, जिससे वो बाहर निकल जाता है यूरिन हमारी बॉडी से। तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। आपको एनसीईआरटी ज़रूर से ज़रूर पढ़नी पड़ेगी, स्पेशली 6 to 10th। अगर आप CDS या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो यू शुड हैव अ गुड कमांड एटलीस्ट ऑन NCERT फ्रॉम क्लास 6 to क्लास 10th। So our next question is, which of the following endocrine gland is not found in pair in humans? तो इसमें क्या बोला है, नॉट बोला है, याद रखिएगा, नॉट मतलब नहीं पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि ह्यूमन बीइंग में पेयर में नहीं पाया जाता है, मतलब दो नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे अपने हाथ हैं पेयर में हैं, अपने ईयर्स हैं पेयर में हैं। तो ऐसा कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हमें हमारी ह्यूमन बॉडी में पेयर में नहीं मिलता है? क्या वो एड्रिनल ग्लैंड है, या पिट्यूटरी ग्लैंड है, या वो टेस्टिस है, या ओवेरीज है? तो हियर द करेक्ट आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पेयर में नहीं मिलता। एक पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा, सिंगल मिलता है। रेस्ट ऑफ जो भी बाकी बचे हुए हैं वो हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, पेयर की फॉर्म में मिलते हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट फाउंड इन पेयर इन ह्यूमन बॉडी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और ये पेयर में नहीं मिलता है ह्यूमन बॉडी का। बेसिकली एक ये ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि बॉडी के ऑर्गन के ग्रोथ में हेल्प करता है। और ये कहाँ होता है, ये हमारे हाइपोथैलेमस और जो हमारा पाइनियल ग्लैंड है उसके बीच में हमें पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिल जाएगा। So our next question is, which one of the following cell organelles contain DNA? इसमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेलीज है जिसके अंदर क्या होता है, DNA होता है? आई थिंक ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये भी आपको क्लास 10th की जो NCERT है उसमें ईजिली मिल जाएगा। इसके ऊपर एक फुल चैप्टर है, DNA के ऊपर एक पूरा टॉपिक डिस्कस किया हो गया है क्लास 10th की NCERT में। So here the करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ऑप्शन बी। हमारा ऑप्शन बी सही है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक सेल ऑर्गेनेलीज है जिसके अंदर हमारे क्या होता है, DNA प्रेजेंट होता है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेंबर बाउंड इन स्ट्रक्चर। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपको किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि आपको ऑप्शन दे देगा, पूछेगा विच एमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ये क्लास 10th की NCERT में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने जो इम्यूनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मेडिकल वर्ल्ड को दिया था? मतलब कि उन्होंने इम्यूनाइजेशन के बारे में मेडिकल वर्ल्ड को सबसे पहले बताया था। सो हियर द करेक्ट आंसर इज एडवर्ड जेनर। सॉरी, ही इज द करेक्ट आंसर, एडवर्ड जेनर ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जिन्होंने इम्यूनाइजेशन के बारे में
जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को या मेडिकल वर्ल्ड को फर्स्ट टाइम बताया था। 1798 में एडवर्ड जेनर ने एक वैक्सीन निकाली थी, किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। तो एडवर्ड जेनर जिन्होंने इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताया था और उन्होंने जो फर्स्ट स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है 1798 में उसको डिस्कवर किया था। So thanks for watching. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the more notification of such educational videos. Thank you very much.